हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स के बारे में देखेंगे जो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए। तो उसमें से फर्स्ट थिंग ये है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल हो। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। वो ये कि अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज अगर है ए क्रॉस बी, ए नंबर ऑफ रोज बी नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का है बी क्रॉस सी, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका साइज जो होगा वो ए क्रॉस सी होगा। ए क्रॉस सी मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज है वो और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है वो। जैसे यहाँ पर ए और बी मैट्रिसेस थी, ए का साइज था 2 क्रॉस 3 और बी का साइज था 3 क्रॉस 3। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइज क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज ए, उसकी नंबर ऑफ रोज दैट इज 2 और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज 3। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि हम जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हमें लगाने पड़ते हैं सो दैट हमें एट द एंड जो मैट्रिक्स मिलेगी उसके लिए वो इक्वल होते हैं किसके, ए इंटू बी इंटू सी के। ए बी सी क्या है, अगर एक फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसका साइज है ए क्रॉस बी और सेकेंड है जिसका साइज है बी क्रॉस सी, तो हमें जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस टोटल परफॉर्म करने पड़ेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए वो ए इंटू बी इंटू सी होंगे। कैसे आया ए इंटू बी इंटू सी, सपोज हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है ए बी सी डी है, यहाँ पर ए बी और ये जो आंसर में ए इंटू बी इंटू सी है सेम नहीं है। जो मैट्रिक्स के अंदर मैंने ए बी सी डी एफ लिखे हैं एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं, इन दोनों को सेम मत मान लेना। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स अगर ए बी सी डी ई है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी है, और सेकंड मैट्रिक्स है अगर मेरे पास 3 क्रॉस 3 की, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड सो ऑन। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ। तो इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने परफॉर्म होंगे, जितने एलिमेंट्स हैं इस सेकंड मैट्रिक्स के एक कॉलम में या फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में। सिमिलरली ये फर्स्ट रो अब नेक्स्ट टाइम इसकी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसकी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो एक कॉलम में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे किसके, बी के। और ये मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स परफॉर्म करना है, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है विच इज इक्वल टू सी। तो बी इंटू सी तो होगा ही होगा, लेकिन ये बी इंटू सी सिर्फ इस फर्स्ट मैट्रिक्स की एक रो के टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगर यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए सिर्फ इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज अगर ए है इस मैट्रिक्स की, तो हर एक रो के लिए बी इंटू सी मल्टीप्लिकेशन हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए रोज के लिए ए इंटू बी इंटू सी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये तीनों ही चीजें हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें मैट्रिसेस गिवन होंगी कुछ n मैट्रिसेस और हमें ये बताना है कि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड कितने होंगे टू मल्टीप्लाई दोज n मैट्रिसेस। हमें दो मैट्रिसेस नहीं गिवन, दो से ज्यादा मैट्रिसेस भी गिवन हो सकती हैं और हमें उनको किस ऑर्डर में हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना चाहिए सच दैट जो हमारा मिनिमम मल्टीप्लिकेशंस जो हमें परफॉर्म करने पड़े वो मिनिमम लगे। तो सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। अगर मेरे पास तीन मैट्रिक्स है A1 A2 एंड A3, हमें इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है सच दैट नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस जो है वो मिनिमम हो। कैसे पता चलेगा, सपोज A1 के जो डायमेंशंस थे मैट्रिसेस के वो थे 10 क्रॉस 15, A2 के 15 क्रॉस 20 और A3 के 20 क्रॉस 30। ठीक है, तो अब हम इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो वेज है। वो दो वेज क्या है कि पहले हो सकता है मैं A2 और A3 को मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसे A1 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं A1 और A2 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उस जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसे मैं अपनी A3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मेरे पास ये दो वेज थे। अब सपोज मैं पहले फर्स्ट वे परफॉर्म करके देख रही हूँ। फर्स्ट वे में A1 में तो ऐसे ही रहेगा, A1 में अभी हमें कोई मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करना। फर्स्ट स्टेप पे हमें A2 और A3 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने अभी देखा था कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को
मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो हमें रिक्वायर्ड होंगे, अगर उन दो मैट्रिसेस का साइज A क्रॉस B और B क्रॉस C है तो क्या होंगे वो A इंटू बी इंटू सी। और A2 और A3 के लिए अकॉर्डिंग अगर हम A2 और A3 के डायमेंशंस को देखें तो उससे हमें नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस कितने मिलेंगे, A इंटू बी इंटू सी से 15 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, A2 और A3 को जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आई हमारी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, A1 वाली मैट्रिक्स से। अब A1 के डायमेंशंस तो सेम रहेंगे 10 क्रॉस 15, लेकिन A2 और A3 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डायमेंशंस उसके होंगे वो क्या होंगे, 15 क्रॉस 30। ये भी हमने अभी देखा था कैसे हुआ 15 क्रॉस 30, क्योंकि 15 क्रॉस 20 है A2 और 20 क्रॉस 30 है A3। तो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होने के बाद मिलेगी वो 15 क्रॉस 30 की होगी। अब जब हम इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को A1 वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस परफॉर्म होंगे वो इस केस में अब कितने होंगे, 10 इंटू 15 इंटू 30 इतने होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में जब हमने A1 को मल्टीप्लाई करा लेकिन उससे पहले A2 और A3 को मल्टीप्लाई करा तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने परफॉर्म किए हमने, ये 15 इंटू 20 इंटू 30 प्लस 0 प्लस 10 इंटू 15 इंटू 30 विच विल बी इक्वल टू 13,500। ठीक है, अब हमारे पास एक और वे था, दूसरा वे क्या था कि पहले हम A1 और A2 को मल्टीप्लाई करें और फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम A3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर सबसे पहले A1 और A2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस कितने लगेंगे, 10 इंटू 15 इंटू 20, सेम वही प्रोसेस। और A3 में तो अभी हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना तो 0। अब हमें A1 A2 से जो मैट्रिक्स आई है ये वाली 10 क्रॉस 20 की, इसको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में A3 से। तो अब हमें कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, 10 इंटू 20 इंटू 30 A इंटू B इंटू C। अब इस पूरे होल प्रोसेस में हमें टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने परफॉर्म करने पड़े, दिस प्लस 0 प्लस दिस। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस प्रोसेस में हमारे पास आ जाएंगे 9000। तो अगर हम इन दोनों प्रोसेसेस को देखें, एक में हमारे को 13,500 मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं और एक में 9000। तो हमें वो वाला अपना प्रोसेस चूज करना है जिसमें हमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कम परफॉर्म करने पड़े, मिनिमम परफॉर्म करने पड़े। तो हमारा आंसर एट द एंड हो जाएगा 9000। तो हमें ऐसे ऐसे करके अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। हमें क्या गिवन होगी, मैट्रिसेस गिवन होंगी, उनके डायमेंशंस गिवन होंगे, और हमें एट द एंड ये बताना है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे जब किस ऑर्डर में करेंगे कि सच दैट मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हो। तो हमें एट द एंड प्रिंट क्या करना है, हमें ये प्रिंट करना है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस क्या होंगे। जैसे अगर यही क्वेश्चन हमें गिवन होता तो उसका आंसर क्या होता, 9000। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम करेंगे कैसे, प्रोसीजर क्या होगा, कैसे हम अपने आंसर को कंप्यूट करेंगे, लॉजिक क्या होगा और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो सपोज मेरे पास 4 मैट्रिसेस थी, A1 A2 A3 और A4। ठीक है, तो हम इनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, हमें इनको डिवाइड करना होगा ग्रुप्स में पेरेंथेसिस लगाकर, किस ऑर्डर में हम पहले किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये देखकर। जैसे अब यहाँ पे 4 मैट्रिसेस थी, A1 A2 A3 और A4। तो मैंने सबसे पहले A1 को अलग रखा, A2 और A3 और A4 को ग्रुप कर दिया। फिर नेक्स्ट मैंने एक और स्टेप करा कि A1 और A2 ले लिया एक ग्रुप में, और फिर A3 और A4। फिर मैंने A1 A2 A3 A4 ले लिया। तो ये 3 मेरे पास पॉसिबल वेज हैं जिसमें मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। फिर फर्दर यहाँ पर वही मैंने A2 A3 और A4 को एक वो मानकर अपना उसको फिर फर्दर मैंने डिवाइड करा कि A2 को अलग रख दो, A3 और A4 को कर दो, या फिर A2 और A3 को क्लब कर दो, A4 को अलग कर दो। अब यहाँ पर जब A1 A2 A3 और A4 था, इसमें हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि A1 A2 ऑलरेडी 2 ही मैट्रिसेस हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो सिंगल मैट्रिसेस बन जाएंगे। तो इसलिए ग्रुप को डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, A1 A2 का एक ग्रुप है, A3 A4 का एक ग्रुप है, इंडिविजुअली इन दोनों की मल्टीप्लिकेशंस निकालेंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएंगे उनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे हम वो निकालेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे फर्दर इनको ग्रुपिंग में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर एक ग्रुप में 2 ही मैट्रिसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास था A1 A2 A3 एंड A4। तो A1 A2 A3 को फर्दर हमने पॉसिबल वेज में अपने डिवाइड कर दिया। A1 को अलग रख दो, A2 A3 को एक ग्रुप में, फिर A4 को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही A1 A2 को ले लो या फिर A3 को अलग कर दो। तो ऐसे ऐसे करके हमें हर एक पॉसिबल पाथ को एक्सप्लोर करना है, हर एक पैरेंथेसिस को हर एक प्लेस पर लगा के एक्सप्लोर करना है कि कहाँ से हमें मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस मिलेंगे। ये अब करेंगे कैसे,
तो क्वेश्चन में हमें डायमेंशंस कैसे गिवन है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। हमें अगर नंबर ऑफ मैट्रिसेस 4 है तो हमें एक 5 साइज का एरे मिलेगा जिसमें डायमेंशंस होंगी उन मैट्रिसेस की। कैसे होंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है n की वैल्यू 4 है विच इज नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो हमें यहाँ पे एक एरे गिवन है 5 साइज का, ये वाला, जिसमें 10, 15, 20, 25, 30 ये सब रखा हुआ। तो ये जो है हमारे क्या डिनोट कर रहे हैं, हमारे जो 4 मैट्रिसेस हैं उनके डायमेंशंस को डिनोट कर रहे हैं। कैसे, A1 जो मैट्रिस है उसके डायमेंशंस क्या है, 10 क्रॉस 15, वो कहाँ पर पड़े हैं और 0th और 1th इंडेक्स पर। A2 जो हमारी सेकंड मैट्रिसेस है उसके डायमेंशंस क्या है, 15 क्रॉस 20, और वो कहाँ पर रखे हुए हैं, 1th और 2th इंडेक्स पर। सिमिलरली A3 के डायमेंशंस 20 क्रॉस 25 है, वो 2th और 3rd इंडेक्स पर रखे हैं। A4 जो मैट्रिक्स है उसके डायमेंशंस 25 क्रॉस 30 है और वो 3rd और 4th इंडेक्स पर रखे हुए हैं। तो एक ith पर्टिकुलर मैट्रिक्स के डायमेंशंस i माइनस 1th और ith इंडेक्स पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, तो लॉजिक क्या है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स से और एंड मैट्रिक्स तक जाएंगे। एक आई मेंटेन करेंगे जो फर्स्ट मैट्रिक्स पे होगा और एक जे मेंटेन करेंगे जो लास्ट मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आई इक्वल्स टू 1 और जे इक्वल्स टू 4। ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि आई हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, जे हमारा लास्ट मैट्रिक्स है, और के जो होगा वो इंटरमीडिएट मैट्रिक्स को पॉइंट कर रहा है कोई। तो के की वैल्यू 2 से कहाँ तक जाएगी, जे तक जाएगी। ठीक है, तो जब हमारा k इक्वल्स टू 2 होगा, ये क्या मतलब है कि हम पहले ith से लेकर kth मैट्रिक्स को एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे और k प्लस 1th से j तक जितने भी मैट्रिक्स हैं फर्स्ट स्टेप में उसे एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फिर i से k तक की नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो हैं उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने रिक्वायर्ड होंगे वो निकाल लेंगे, और k प्लस 1th से j तक जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने लगेंगे हमें वो निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ith से kth तक की जो मैट्रिक्स बनेगी और k प्लस 1th से jth तक जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उनको मल्टीप्लाई करने के लिए एट देन कितने हमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे हम वो ऐड करेंगे उन दोनों के रिजल्ट्स में। तो यहाँ पर मैंने यही करा कि स्टार्टिंग में मैंने अपना एक आई को मेंटेन करा फर्स्ट मैट्रिक्स पे, जे को मेंटेन करा लास्ट मैट्रिक्स पे, एक इमीडिएट इंटरमीडिएट के ले लिया जो कि आई प्लस 1th मैट्रिक्स से स्टार्ट होगा और जे तक जाएगा। तो मैंने क्या करा, आई से लेकर के तक एक ग्रुप बनाया और उसके नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को कैलकुलेट कर लिया। फिर मैंने क्या करा, के प्लस 1 से जे तक का दूसरा ग्रुप जो था उसके नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को कैलकुलेट कर लिया। और आई से के तक एक ग्रुप बना था और के प्लस 1 से जे तक, लेकिन आई से के तक जो ग्रुप बना है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है लेट्स से वो R1 है, और के प्लस 1 से जे तक जो मैट्रिसेस का ग्रुप बना था उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है लेट्स से वो R2 है। तो R1 और R2 को भी तो अब हमें एट द एंड मल्टीप्लाई करना है। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस लगेंगे वो भी हमें कैलकुलेट करना है, और वो अपने x और y में ऐड करना है जो कि हमारा एट द एंड आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस का। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई से के तक जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी रिजल्टेंट उसके जो डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, ARR ऑफ i माइनस 1 क्रॉस ARR ऑफ k होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसके हमेशा नंबर ऑफ रोज काउंट होते हैं और जो लास्ट मैट्रिक्स होती है उसके हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट होते हैं। अब अगर हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स ith है तो मैंने बताया था उसके डायमेंशंस i माइनस 1th और ith पर पड़े होते हैं, तो उसकी नंबर ऑफ रोज i माइनस 1th इंडेक्स पर होंगी। तो इसीलिए हम ARR ऑफ i माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारा a इंटू बी इंटू सी होता था, वो b क्या होता था, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिसेस को उनका जो कॉमन वो होता था, कॉमन नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, वो वैल्यू होती थी b। अब हम जब i से k को और k प्लस 1 से j को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k और k प्लस 1 मैट्रिक्स का जो कॉमन कॉलम होगा वो k होगा, क्योंकि k प्लस 1 मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज है वो kth कॉलम पर पड़ी है। तो कॉलम जो कॉमन है वो kth इंडेक्स वाली वैल्यू है। तो b हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ARR ऑफ k, और एट द एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लास्ट मैट्रिक्स के जो कि jth मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि ARR ऑफ j पर पड़े हैं। तो i से k और k प्लस 1 से j इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इतने z नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे।
अब x प्लस वाई प्लस जेड हमारे नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन होंगे जो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे ith से j तक मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। कब? अगर मैं अपने k को 2th इंडेक्स से डिवाइड करती हूँ तो ऐसे ही हमें हर एक k पे जाना है, पहले 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पर, और देखना है कि किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, किस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस वाले वे के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस मिलेंगे। ठीक है, अब एक बार इसका प्रॉपर कोड देखते हैं, कोड का स्ट्रक्चर कि एक्चुअल में हम कैसे कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक अपना 2D एरे बना लेंगे जिसका मैंने नाम दे दिया DP, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसका साइज बना दिया n+1 क्रॉस n+1। ये n+1 क्रॉस n+1 क्या डिनोट कर रहा है, I to j। I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी, j की वैल्यू n तक होगी। तो हम क्या करेंगे, I से लेकर j तक के जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन होंगे वो हम इसमें स्टोर करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हमने हर एक पॉसिबल पाथ को यहाँ पर हमने एक्सप्लोर किया तो हम देख रहे हैं कि जब हमने इनको इंडिविजुअली डिवाइड करा तो एक पॉइंट आया जहाँ पर हमें, जहाँ पे जैसे यहाँ पर हम A2 और A3 के नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कंप्यूट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सिमिलरली इस वाले प्रोसेस में भी हम एक पॉइंट पर A2 और A3 के नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कंप्यूट करेंगे। तो हमें ये चीजें बार बार परफॉर्म ना करनी पड़े, उसके लिए मैंने एक एरे बनाया, DP एरे, 2D एरे, जो कि आई से लेकर जेथ तक, जैसे कि यहाँ पर 2th से लेकर 3rd मैट्रिक्स तक के नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को स्टोर करेगा, ताकि वो हमें बार बार कंप्यूट ना करनी पड़े। हर एक बार जब हम उस पर आए तो डायरेक्टली वो वैल्यू हम एक्सेस कर सके। इससे क्या होगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या करा, एक डायनेमिक एरे बना लिया n+1 और n+1 साइज का, जहाँ पर n डिनोट कर रहा है मेरे नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर 3 नंबर ऑफ मैट्रिसेस है तो मैं 1 से लेकर, मैट्रिस नंबर तो 1 से लेकर 3 तक जाएंगे ना, तो हमें डीपी का एरे 3, 1 से और 3 को भी एक्सेस करने के लिए 4 साइज का बनाना पड़ेगा, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो मैंने डीपी एरे बना लिया। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगी MCM, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, जिसको मैं अपना ARR दूंगी। यहाँ पर ARR क्या है, मेरा वो एरे जिसमें डायमेंशन स्टोर्ड है मेरी मैट्रिसेस की, और स्टार्टिंग आई और जे क्या डिनोट कर रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स से nth मैट्रिक्स तक नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस निकालने हैं, तो मैं अपना वो आई और जे दूंगी। जे यहाँ पर बेसिकली नंबर ऑफ मैट्रिसेस को डिनोट कर रहा है, विच इज n। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना बेस केस लगाया मैंने, वो क्या कि अगर मेरा i ग्रेटर देन इक्वल टू j है तो रिटर्न कर दो 0। 0 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो अगर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, अगर सपोज नंबर ऑफ मैट्रिसेस 1 to 4 है तो मेरा i इनिशियली 1 होगा और j इनिशियली 4 होगा। फिर अगर मैं कह रही हूँ कि अगर एक पॉइंट आता है कि i जो है वो j को क्रॉस कर जा रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 रिटर्न कर दिया। अब इक्वल टू का केस पे बात करते हैं। तो सपोज इक्वल टू में आई और जे की वैल्यू इक्वल हो रही है, आई भी 2 है और जे भी 2 है। इसका क्या मतलब है कि 2th से 2th मैट्रिक्स तक, इसका मतलब कि हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स है। तो सिंगल मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की बात ही नहीं कर पाएंगे। मिनिमम 2 मैट्रिसेस तो होनी चाहिए ना नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अगर हमें एक ही मैट्रिक्स गिवन है सपोज, तो उसमें इसमें भी हम 0 रिटर्न करेंगे, विच इज नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट बेस केस कंडीशन थी, जस्ट आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे। सेकंड बेस केस कंडीशन क्या है, dp of ij नॉट इक्वल्स टू int max। ये int max क्या है, तो मैंने क्या करा हुआ है, अपनी जो dp मैट्रिक्स है उसको इनिशियलाइज करा हुआ int max से। int max क्या होता है, इन्फिनिटी बेसिकली। तो मैं क्या कह रही हूँ, int max से मैंने पहले क्यों इसको इनिशियलाइज करा, मैंने dp of ig को int max से इसलिए इनिशियलाइज करा कि हमें एट द एंड मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करने हैं i से लेकर j तक। अब हमने देखा कि A2 से A3 तक अलग अलग स्टेप्स में बार बार ही वो प्रोसेस आ रहा था कि हमें A2 से A3, A2 से A3 के मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इंट मैक्स रखेंगे अपनी मैट्रिक्स में, जो कि ये डिनोट करेगा कि किस वाले पॉसिबल पाथ से हमें मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस मिल रहे हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ith से jth तक हमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस चाहिए, अपने मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस चाहिए। तो ith से jth तक हमें आने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स हैं जिससे हम अपने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को कंप्यूट कर रहे होंगे। तो हमें सिर्फ वो वाले पाथ पे वो वाली वैल्यू रखनी है जिस पाथ से हमें मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कंप्यूट होंगे। ठीक है ना, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में
यहाँ पर हमने देखा था कि जब हमने इस वाले पाथ से A1 से A3 तक के नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कंप्यूट करने थे, तो हमने फर्स्ट वाला जो पॉसिबल पाथ था हमारा ये था, और उससे हमारे पास जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आए थे दैट वाज 13,500। और अगर मैं सेकंड पाथ से देखूं तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस 9,000 मिल रहे थे, और ये हमारा आंसर था। तो हमें क्या करना है, डीपी ऑफ आई पे 9,000 को 13,500 से रिप्लेस सिर्फ तभी करना है जब हमारा जो ये वाला आंसर है वो लेस देन है किससे, ऑलरेडी जो डीपी ऑफ आई पे वैल्यू पड़ी है उससे। तो ये इंट मैक्स मेरा इसलिए मैंने रखा है। तो यहाँ पर मैंने यही करा कि डीपी ऑफ आई जे नॉट इक्वल्स टू इंट मैक्स रिटर्न डीपी ऑफ आई जे। ओके ओके, सो सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया यहाँ पर। इफ डीपी ऑफ आई जे नॉट इक्वल्स टू इंट मैक्स कैरी नोट कर रहा है कि मेरा ith से jth तक जो है नंबर ऑफ मेरे मल्टीप्लीकेशंस ऑलरेडी कंप्यूट हो चुके हैं। ठीक है, डीपी ऑफ आई जे पे अगर मेरा ऑलरेडी नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस कंप्यूट हो चुके हैं तो मैं डायरेक्टली डीपी ऑफ आई जे को रिटर्न कर रही हूँ अपना किस लिए, टाइम सेव करने के लिए। और जो मैं अभी चीज बोल रही थी कि डीपी ऑफ आई जे पे डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं, तो डीपी ऑफ आई जे पे हमने वैल्यू रखी ही तब होगी जब हमें मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस मिल गए होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और बेस कंडीशन मैंने जो लगाई है वो ये कि j इक्वल्स टू i प्लस 1। ये क्या डिनोट कर रहा है कि सपोज i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 3 है। इसका क्या मतलब है कि हमें सेकंड से थर्ड मैट्रिक्स तक नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस बताने हैं। तो j इक्वल्स टू 2 सॉरी i इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 3 क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस है वो 2 है, हमें जिन्हें मल्टीप्लाई करना है। और 2 के लिए हमें फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली पता है कि उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे, a इंटू बी इंटू सी। a वहां पर ए आर आर ऑफ आई माइनस 1 होगा, b ए आर आर ऑफ आई और c ए आर आर ऑफ j होगा, जो कि हमने अभी देखा था। ठीक है, तो ये 3 बेस कंडीशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है अपने आंसर को कंप्यूट करने के लिए। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या कहा था, i और j हमें पता है, हम अपने k को रखेंगे i से j के बीच में। तो k की वैल्यू i प्लस 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, j तक जाएगी। तो i प्लस 1 से मैंने स्टार्ट करा, तो i से k तक के मैंने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस निकाले यहाँ पर, फिर k प्लस 1 और j तक के नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकाले। अब जो i से k तक मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई और k प्लस 1 से j तक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई, लेट्स से यहाँ पर जो मैट्रिक्स आई वो हमारी R1 आई, और यहाँ पर जो हमारे पास नंबर एट द एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई वो R2 आई। तो R1 और R2 को भी अब हमें एट द एंड जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमें जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे वो मैंने ऐड में रख दिया। कैसे कैलकुलेट करें, ए आर आर ऑफ आई माइनस 1 इंटू ए आर आर ऑफ के इंटू ए आर आर ऑफ जे, क्योंकि ए आर आर ऑफ आई माइनस मेरी स्टार्टिंग मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रही है, ए आर आर ऑफ के मेरी कॉमन कॉलम और रो को डिनोट कर रही है, और ए आर आर ऑफ जे लास्ट वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स को डिनोट कर रही है। अब मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, जो कि ऐड करने के बाद क्या देंगे मुझे, ith से jth तक की नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस इस पर्टिकुलर k को एक मैट्रिक्स पे रखने पर। सपोज i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 4, तो मैंने k को पहले 2 तक रखा। कहने का मतलब क्या है कि a1 और a2 को क्लब करा और a3 और a4 को एक ग्रुप बना दिया। तो इस वाले स्टेप में मैंने temp1 temp2 और ऐड को कैलकुलेट करा, और डीपी ऑफ आई जे पे जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है उससे अगर कम होती है ये वैल्यू तो मैंने अपनी डीपी ऑफ आई जे पे अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, k की वैल्यू अपडेट होगी और 2 से 3 हो जाएगी। उसका क्या मतलब है कि हम पहले a1 a2 a3 इन तीनों मैट्रिक्स का एक ग्रुप बनाएंगे और k प्लस 1 से j मतलब a4 का एक अलग ग्रुप बनाएंगे। तो इस वाले पार्ट से अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितनी आएंगी। अब जो मल्टीप्लिकेशंस आई अगर वो लेस देन हुई ऑलरेडी जो डीपी ऑफ आई जे पे पड़ा है उससे, तो हम फिर से अपडेट कर देंगे, वरना आगे मूव कर जाएंगे और एट द एंड अपना डीपी ऑफ आई जे रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा लॉजिक था, आई होप क्लियर है। एक बार इसका कोड देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन फंक्शन में देखते हैं। यहाँ पर मेन फंक्शन पे मैंने क्या करा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पर मैं यूजर से नहीं ले रही, मैंने डायरेक्टली पास कर रही हूँ फंक्शन में क्लियर करने के लिए कंसेप्ट। यहाँ पर मेन में n इक्वल्स टू मैंने तीन नंबर ऑफ मैट्रिसेस ली। तीनों के डायमेंशंस क्या थे, 10 15 20 50। तीन मैट्रिसेस हैं तो डायमेंशंस का एरे जो है वो 4 साइज का होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का इंडेक्स 0th 1th पर, सेकंड मैट्रिक्स का इंडेक्स 1th और 2th पर, थर्ड मैट्रिक्स का इंडेक्स 2th और 3rd पर। ठीक है, तो 4 साइज का हमें एरे बनाना होगा विच इज n+1। अब मैंने क्या करा, एक डीपी एरे बना लिया अपना
उस डीपी एरे को इनिशियलाइज करा है बस इंट मैक्स से, और अगर i इक्वल्स टू j है तो वहां पर 0 डाला है। मैंने अभी बताया था कि i इक्वल्स टू j मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और अगर एक ही मैट्रिक्स है तो उसके लिए नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस विल बी 0। तो इसलिए मैंने फॉर i इक्वल्स टू j के लिए dp ऑफ ij पे 0 रख दिया और dp ऑफ ij पे बनना इंट मैक्स रख दिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, अपना मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल करा, उसमें अपना डायमेंशंस वाला एरे पास करा और i और j पास करे। i और j फर्स्ट मैट्रिक्स से थर्ड मैट्रिक्स तक, ये डिनोट कर रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स से थर्ड मैट्रिक्स तक नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हमें मिनिमम बता दो कितने लगेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन में वही आर्ग्यूमेंट लिया, ARR ai और j, बेस कंडीशन लगाई कि अगर i इक्वल टू या ग्रेटर देन j है तो रिटर्न कर दो 0। अगर dp ऑफ i j नॉट इक्वल्स टू इंट मैक्स है, मतलब हमें दोबारा से वो वैल्यू कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो हम बस अपने dp ऑफ i j को रिटर्न कर दो। कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमने देखा था उस केस में a2 से a3, जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये कि a2 से a3 और a2 से a3, हमने देखा कि a2 से a3 दो बार आ रहा है और हमें पता है इसके नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब फिर से तो अलग आएंगे ही नहीं, तो इसको दोबारा दोबारा कंप्यूट क्या करना। डीपी एरे का पर्पस यही था ना कि हमें कोई वैल्यू दोबारा से कंप्यूट ना करनी पड़े, उसको हम सेव कर लेंगे। तो मैंने क्या करा, डीपी ऑफ आई जे पे अब a2 से a3 जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन थे इस प्रोसेस में मैं कंप्लीट कर चुकी होंगी। अब जब मैं इस वाले स्टेप को एक्सप्लोर करूंगी तो फिर से मेरे को a2 और a3 के लिए नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चाहिए होंगे। तो मैं क्या कहूंगी, इसीलिए मैंने ये स्टेप लगाया है कि इफ dp ऑफ ij नॉट इक्वल्स टू इंट मैक्स है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो dp ऑफ ij। ये क्या करेगा, ये मेरा टाइम सेव करेगा फॉर सेम i एंड j अगेन। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट बेस केस क्या था, बेस केस नहीं एग्जैक्टली पर हाँ, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2 है, हमें पता है नंबर ऑफ मैट्रिसेस अगर 2 है तो उसके लिए हमें फर्दर कोई पाथ एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। पेरेंथेसिस को एक 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 जगह से उठा के दूसरी जगह पर हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसके लिए नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज a क्रॉस b, सेकंड का b क्रॉस c होगा, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस विल बी a into b into c। तो यहाँ पर हमारा a क्या थे, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो कि ith मैट्रिक्स के i माइनस 1th इंडेक्स पर पड़े होंगे, तो ARR ऑफ i माइनस 1 इंटू बी होता था, b दोनों मैट्रिक्स के कॉमन जो कॉलम्स और रोज होते थे वो डिनोट करता था। तो अगर मैं i इक्वल j इक्वल्स टू i प्लस 1 है, मतलब सपोज i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, तो वनथ मैट्रिक्स और टूथ मैट्रिक्स की बात हो रही है। वनथ मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट कहाँ पर होंगे, 0th और 1th इंडेक्स पर, और jth मैट्रिक्स मतलब टूथ मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट कहाँ पर होंगे, 1th और 2th इंडेक्स पर। तो कॉमन पॉइंट क्या हुआ, 1 विच इज ith इंडेक्स। तो ARR ऑफ i पर जो होगा वो हमारा कॉमन होगा। फिर हमारा होता था इंटू सी। सी क्या होता था कि सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारी सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कहाँ पर पड़े होंगे, jth इंडेक्स पर। तो ARR ऑफ i माइनस 1 इंटू ARR ऑफ i इंटू ARR ऑफ j। ठीक है, अब मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप कि अपना k लूप चला दिया i प्लस 1 से j तक। अब i हमारा सपोज 1 था तो मैंने k को, और j की वैल्यू 4 थी, k की वैल्यू मैं एक बारी 2 रखूंगी, एक बारी 3 रखूंगी, ये देखने के लिए कि 1th से 2th तक का, 1th से 3th तक का अगर मैं ऐसे पेयरिंग करूं तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे। उसके लिए मैंने अपना लूप चलाया, i से kth तक की नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस निकाली, लेट्स से 1th से 2th मैट्रिक्स तक, फिर k प्लस 1th से jth तक मतलब थर्ड और फोर्थ मैट्रिक्स तक अपनी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस निकाली। अब ith से kth तक मतलब 1th से 2th तक की जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई मल्टीप्लाई करने के बाद r1, और k प्लस 1th से jth तक जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आई लेट्स से r2। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो उन मल्टीप्लिकेशंस को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो दो ही मैट्रिक्स बनी है एट द एंड रिजल्टेंट, उनका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए सिमिलरली फिर से मैंने वही फॉर्मूला लगाया, ARR ऑफ i माइनस 1 इंटू ARR ऑफ k इंटू ARR ऑफ j। अब मैंने temp1 temp2 और add, इन तीनों को ऐड कर दिया एट द एंड अपने फाइनल आंसर के लिए। और अगर मेरा ये जो आंसर आया है i से j तक के लिए ये कम है ऑलरेडी dp ऑफ i j के, तो मैंने dp ऑफ i j पे अपडेट करके आंसर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हमारा हर के लिए हर एक पॉसिबल पाथ एक्सप्लोर हो जाएगा, और एट द एंड जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी dp ऑफ i j पे पड़ी होगी फॉर 1th to nth मैट्रिक्स।
तो हम एट द एंड डीपी ऑफ आई इज इक्वल रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर हम मेन फंक्शन में उसे प्रिंट कर देंगे हियर। आई होप लॉजिक क्लियर है। तो ये हमारा कोड था, इजी है, एक बार ड्राई रन करके देखो, समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ जो मैट्रिक्स दिया उसके डायमेंशंस 10, 15, 20 और 50 हैं और इसका आंसर 13,000 है मिनिमम, और वही आ रहा है 13,000। तो आंसर सही आ रहा। आई होप एक बार आप लॉजिक क्लियर है, अगर नहीं है तो एक बार दोबारा ट्राई रन करके देखो, समझ आ जाएगा। कुछ नहीं है, इजी है। हमें मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन निकालना था, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस निकालने थे। हमने क्या लॉजिक यूज करा, हमने पेयरिंग करी, ग्रुप्स में डिवाइड करा ith से kth तक और k+1 से jth तक, उन दोनों के इंडिविजुअली निकाल लिए। उसके बाद एट द एंड निकाल ले कि उन दोनों को ये आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चाहिए होंगे वो हम कैसे निकालेंगे। उसको भी निकालने के बाद तीनों को ऐड करेंगे और वो अगर हमारा मिनिमम होता है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे और फिर प्रिंट कर देंगे। तो ये लॉजिक था। थैंक यू।